आज का अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो चैप्टर 2 का अगला पार्ट है। प्लस 2 में चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। हमने इसमें जनपद, महाजनपद और महाजनपदों के अलग अलग नाम, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे मगध हो या दूसरे इम्पोर्टेंट गांधार हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उभर करके सामने आया वो मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में एक सबसे इम्पोर्टेंट थी कि मगध में आर्यक वंश पढ़ा हमने, शिशुनाग और नंदवंश। नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको युद्ध में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपना जो ये चैप्टर है इसमें दो राजाओं का वर्णन है मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य मूरा नामक महिला के पुत्र थे और वहीं से इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो वंश है वो मौर्य कहलाया है। और चंद्रगुप्त का जो गुरु था उसका नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य अथवा चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है जो इनके इस समय के गुरु रहे। और कहते हैं कि उन्होंने ही इनको राजगद्दी पर स्थापित करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का एक प्रतापी राजा था और इसके साथ साथ मौर्य वंश का संस्थापक था। इनका जो राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। और इनके जो आने वाली संतानें थी उन्होंने भी बहुत ज्यादा बढ़िया देश में करके दिखाया। मौर्य साम्राज्य की प्रोग्रेस या उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए उन्होंने भी बहुत बड़े योगदान दिए, जिनमें इनके बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार के पुत्र अशोक का नाम आपने सुना होगा। अशोक प्राचीन काल का या प्राचीन भारत का एक महान शासक रहा है। तो पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन एक विशाल प्रदेश में फैला हुआ था और जो आधुनिक बिहार है वो उसमें इनका स्थापित था। इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अब हमें पता करना है कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक नीति के बारे में कहां से जानकारी मिल सकती है। तो इसके लिए हमें दो नाम पढ़ने पड़ते हैं। चाणक्य इसके अर्थशास्त्र से और दूसरा हमें मैग्स्थनीज से। अब हम पढ़ेंगे कि मैग्स्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक दशा के बारे में क्या बताया है। तो अपना एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक इसका बनता है, एक मैग्स्थनीज के बारे में बनता है। तो मैग्स्थनीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये 305 ईस्वी पूर्व से, आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो तिथियां हैं ये बैक में चलती हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं, इसलिए पीछे की तरफ चलती हैं। 305 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। ये भारत में आए यूनानी राजदूत थे। मैग्स्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। इनकी जो काल अवधि मौर्य साम्राज्य में रहने की थी वो 305 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व थी। और इन्होंने जो
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके जो सीखा, जो देखा, जो बताया, वो आज ऐतिहासिक तथ्य है। इन्होंने बताया कि भारत में जो वर्ग हैं वो सात वर्गों में बटा हुआ, 7 वर्गों में समुदाय है वो बटा हुआ है। इसमें इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों और दार्शनिकों को समाज में उच्च स्थान है। मैग्स्थनीज ने यह भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार है वो बड़ा विस्तृत है, विशाल है, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। जो उनका महल है वो बड़े बड़े स्तंभों पर खड़ा है। उसकी नक्काशी और उसकी चमक दमक को देख करके मैग्स्थनीज हैरान रह जाता है। इसके अतिरिक्त मैग्स्थनीज भारत में खाद्यान्न फसलों के बारे में बताता है। वो कहता है कि अनाजों में गेहूं, चावल, फल और अनेक प्रकार के पेय पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त मैग्स्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इससे हमें जानकारी मिलती है। मैग्स्थनीज की पुस्तक इंडिका में उन्होंने प्रशासन को चलाने के बारे में बताया है। प्रशासन के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 30 सदस्यों की एक समिति बनाई हुई थी। 30 सदस्यों की एक समिति बनाई हुई थी और उस समिति में 5-5 सदस्य, 6-6 सदस्यों की 5 समितियां थी और हर समिति अलग अलग तरीके से कार्य करती थी। अब इससे हमें पता लगता है कि प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था, कि प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाल रखा था। तो सबसे पहले बात है कि ये जो 30 सदस्यों की समितियां थी, जो 6-6 सदस्यों की 5 समितियां थी और ये अलग अलग तरीके से काम करती थी। तो जो प्रथम समिति थी वो शिल्पकारों के हितों की रक्षा करती थी। एक समिति क्या करती थी? शिल्पकारों के हितों की रक्षा करती थी। एक बात। दूसरी जो थी, दूसरी समिति क्या करती थी? दूसरी समिति विदेशियों के बारे में, विदेशियों के विषय पर काम करती थी। तीसरी समिति थी वो क्या करती थी? तीसरी समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी। नंबर 4 पे एक समिति क्या करती थी? एक समिति व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी। व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी। 5वीं समिति क्या करती थी? 5वीं समिति तैयार जो माल होता था, तैयार माल का
निरीक्षण करती थी। और सबसे लास्ट वाली कि भाई 6 समितियां हो गई, हर समिति में 5-5 सदस्य हो गए, 30 समितियां, 30 सदस्यों की एक समिति हो गई। और जो लास्ट वाली थी वो क्या करती थी, वो टैक्स का हिसाब रखती थी। जो बिक्री कर है, टैक्स का ब्यौरा रखती थी या हिसाब रखती थी। इसमें हम देखेंगे कि अब रह गया शिक्षा, अस्पताल, मंदिर, उसका संचालन कौन करता था। तो भाई मैक्सनीज ने बताया है कि जो समाज से जुड़े मुद्दे थे, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था राज्य करता था। सिंचाई की व्यवस्था का कार्य किसके पास होता था, राजा के पास। इसके अतिरिक्त जो और सामाजिक काम रह गए, जैसे अस्पताल का, मंदिर का, शिक्षा का, इस प्रकार के जो मुद्दे थे उनका संचालन ये 30 सदस्यों की समिति मिलकर के करती थी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि मैक्सनीज और उनका जो प्रशासन है उसके बारे में उन्होंने किस प्रकार से बताया है। और अब बात होती है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र भारत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। विष्णुगुप्त ने जिस प्रकार से ये लिखा है, कौटिल्य ने जिस प्रकार से लिखा है, हमें उसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि आज का जो प्रशासन है उसमें भी अर्थशास्त्र के कुछ विषयों को शामिल किया गया है। इसलिए आज भी इसको सबसे ज्यादा भारत का राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अब अपने चैप्टर में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का इतना डिटेल नहीं है, लेकिन बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उनके पुत्र का नाम अशोक था। तो हम पढ़ेंगे अब अगला जो पार्ट है वो अशोक। अशोक भारत का सबसे महान शासकों में से एक था। कहते हैं कि अशोक अपने भाइयों को मार करके राजगद्दी पर पहुंचा था। अशोक की जिंदगी की सबसे प्रसिद्ध जो घटना है वो कलिंग की लड़ाई, 261 ईस्वी पूर्व कलिंग की लड़ाई। उसमें अशोक का जीवन कहां चेंज होता है, कलिंग की लड़ाई से। कलिंग आधुनिक जो उड़ीसा है, गंजम का जो प्राचीन काल का क्षेत्र है उसका एक प्रदेश होता था कलिंग, और अशोक ने कलिंग की लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अशोक ने जिस बड़े लेवल पर, या उसकी जो प्रतापी सेना थी, उसने बहुत बड़े स्तर पर अत्याचार किए, या मैं कहूं कि युद्ध में मारकाट मचाई, जिससे कहते हैं कि बहुत से लोग मारे गए, कुछ लोगों के अंग भंग हो गए। इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने कौन सा धर्म धारण कर लिया, बौद्ध धर्म। और अशोक ने युद्धों से दूरी बना ली। अशोक धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। तो यहां दो चीजें आएंगी कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया, क्या कदम उठाए, कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए क्या कदम उठाए। तो सबसे पहली बात है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अनेक स्तूप बनाए। नंबर 1, स्तूपों का निर्माण। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अनेक प्रकार के स्तूपों का निर्माण करवाया। नंबर 2, बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया। इसका मतलब क्या है
कि धर्म के लिए जो भी राजकीय सहायता, सरकारी सहायता दी गई वो बौद्ध धर्म को दी गई, दूसरे धर्मों को छोड़ दिया गया और बौद्ध धर्म को राज धर्म मान लिया गया। नंबर 3, अशोक ने जो अनेक प्रकार के अभिलेख खुदवाए हैं उनमें भी अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अभिलेखों पर पैसा खर्च किया है, अभिलेख खुदवाए। नंबर 4, अभियान भेजना, अभियान भेजे। ये तो आपने भी सुना होगा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा। किस धर्म के लिए? बौद्ध धर्म के लिए। अगला पॉइंट कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अनेक प्रकार के विश्रामालय बनवाए, जैसे हम आजकल कहते हैं कि धर्मशाला। इस प्रकार के यात्रियों के लिए अनेक प्रकार के संघों में पैसे दिए। जो बौद्ध संघ थे उनको भी राजकीय सहायता प्रदान की और लोगों को यात्राओं से, कर से मुक्ति दी। क्यों? जो बौद्ध धर्म के क्षेत्र थे उनके लिए, यात्राओं के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने भी एक बार अपनी जिंदगी में शायद लुम्बिनी क्षेत्र का दौरा किया था। तो इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म में, मतलब महात्मा बुद्ध में अपार श्रद्धा थी और बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के अशोक ने अपने प्रजा के लिए कुछ नैतिक नियम बनाए। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या किया है? अशोक ने प्रजा के लिए नैतिक नियम बनवाए। इन नियमों को क्या कहा गया है भाई? अशोक का धम्म। ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अशोक का धम्म मतलब धर्म और इसके सिद्धांत। पहली लाइन कि अशोक का धम्म किसे कहा जाता है? अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ नैतिक नियम बनवाए। उन नैतिक नियमों को क्या कहा गया? अशोक का धम्म। और उस धम्म के अलग कुछ सिद्धांत थे जिनका वर्णन यहां है। नंबर 1, अशोक का जो धम्म था उसका सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था अहिंसा। इसका मतलब अहिंसा की लड़ाई नहीं लड़नी है। आपने पहले ही पढ़ा कि कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। उसने किसी भी प्रकार की अहिंसा से दूरी बना ली। नंबर 2, इसका जो दूसरा सिद्धांत था वो था बड़ों का मान सम्मान करना, गुरुजन का सम्मान करना। इस प्रकार के इन्होंने नियम बनाए। नंबर 3, इन्होंने कर्म की प्रधानता पर बल दिया कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है और उसको इनका अगले जन्म में उनका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने कर्म की प्रधानता के बारे में बताया। नंबर 4, अशोक ने बताया कि मानव सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। मानव को किसी भी प्रकार से मन, कर्म, वचन, वाणी से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए उन्होंने मानवता के ऊपर बल दिया। इस प्रकार से अशोक का जो धम्म था उसके कुछ सिद्धांत थे, कुछ मूल्य थे, कुछ नैतिक कर्तव्य थे जिन पर जब तक अशोक जिंदा रहा वो इनके ऊपर चला। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के बौद्ध धर्म धारण करने से भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मौर्य साम्राज्य का पतन में अशोक का बहुत बड़ा योगदान हो? उस समय के अकॉर्डिंग अशोक
ने क्या अहिंसा छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय का राज तो सिर्फ तलवार के बल पर ही चलाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई सारा ही दोष सिर्फ अशोक का ही हो। तो जब हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ कारण पढ़ते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि भाई मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही रहेगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। तो पहला पतन का कारण था कि भाई अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक का जो साम्राज्य था वो जब तक अशोक रहा तब तक दूसरे राजाओं ने उनके ऊपर हमले नहीं किए और उसको एक प्रकार से अपने नियंत्रण में रखा। लेकिन जो अशोक की आने वाली संतानें थी, उत्तराधिकारी थे, वो अयोग्य निकले, वो इस राज्य को नहीं संभाल सके। नंबर 2, राज्य की विशालता। अशोक ने तलवार के बल पर अपने राज्य को जितना राज्य उसको मिला था उससे भी कहीं ज्यादा दूर तक इसको फैला दिया था। इतने दूर तक फैले हुए साम्राज्य को नियंत्रित कर पाना अयोग्य संतान के वश में नहीं था। नंबर 3, अशोक का उत्तरदायित्व होना। अशोक की अहिंसा की नीति। कहते हैं कि अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपना लेने से उसने अपनी प्रजा को भी अहिंसा के मार्ग पर चलाया। उसकी सेना युद्ध करना ही भूल गई थी, क्योंकि उसकी सेना ने युद्ध लड़ने बंद कर दिए थे, और जब तक युद्ध का अभ्यास नहीं होगा तब तक सेना लड़ेगी कैसे। इसलिए किसी पड़ोसी राजाओं ने उसके ऊपर हमला किया होगा तो सेना तब तक युद्ध में अभ्यस्त नहीं रही होगी और वो अपनी अयोग्यता के कारण हार गई होगी। इसलिए उसका भी योगदान माना जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है दूसरे धर्मों से या दूसरे जो धर्म के मेन उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था उससे इसकी दुश्मनी हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो राजकीय सहायता थी वो हिंदू धर्म को न मिलकर के कौन से धर्म को मिल रही थी? बौद्ध धर्म को। इसलिए हिंदू धर्म के जो चाहने वाले लोग थे वो मौके की तलाश में थे कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन किया जा सके और जो बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं उसको समाप्त किया जा सके। इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में मौर्य साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो गया। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे।